सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एनएसएम सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सर्टिफिकेशन का हर एक चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 10 है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस के बारे में। इस चैप्टर की वेटेज है 5, यानी एनएसएम सीरीज 8 की एग्जाम में आपको इस चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकती है। आपको शायद याद होगा कि एनएसएम सीरीज 8 में टोटल 10 चैप्टर होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10वीं चैप्टर है, यानी ये आखिरी चैप्टर है। तो एनएसएम सीरीज 8 की जो सिलेबस है उसके रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है। अगर एनएसएम सीरीज 8 सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप हर एक वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, और स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक देखिए ताकि पूरी की पूरी जानकारी मिले। अब आगे चल के मैं कुछ मॉक टेस्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पर मैं हर एक वीडियो में कम से कम 25-25 क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा, जो आपका एनएसएम सीरीज 8 की एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सके। जिस तरह का क्वेश्चन एनएसएम सीरीज 8 की एग्जाम में आती है उस तरह के क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा। और मुझे 100% भरोसा है कि मेरा ये सारे वीडियो देखने के बाद और जितने भी मॉक टेस्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखने के बाद आप अगर एनएसएम सीरीज 8 के एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप 100% पास होकर आएंगे, और वो भी एक ही चांस में। आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं और हेल्प करने के लिए अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज की अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एजेंडा के ऊपर बात कर लेते हैं। एजेंडा में सबसे पहले रहेगी क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल, यानी उसके बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्योर के बारे में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी रहती है, एक्सचेंज रहती है, इतने सारे ब्रोकर्स रहते हैं, और एज ए कस्टमर आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई, किसी भी तरह की ग्रीवेंस हुई, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कहां जाना है, कौन सी प्रोसेस फॉलो करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स में बताता। तो ये है आखिरी चैप्टर की एजेंडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, यानी क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आमतौर पे कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए जाए तो उस इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए रिस्क फ्री नहीं होती। ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन होती है, लोग कहते हैं कि 100% गारंटी है। देखिए, हमारी लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का कहां से गारंटी हो। तो हर एक इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं रिस्क है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में रिस्क कम है, कुछ इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में मीडियम रिस्क है, और कुछ इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में बहुत ज्यादा रिस्क है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पर पैसा निवेश करेंगे, कि आप ज्यादा रिस्क में जाएंगे या मीडियम रिस्क में जाएंगे या बहुत ही कम रिस्क में जाएंगे। तो ये आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, ज्यादा आपको रिटर्न की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप कम रिस्क इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी डेट इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में आप पैसा निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं। इसमें रिस्क भी कम होती है और आपका पैसा भी लगभग सेफ ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, आप रिस्क भी ले सकते। थोड़ी बहुत पैसा अगर डूब भी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेकर आप इक्विटी में पैसा निवेश कर सकते हैं, या फिर इक्विटी जैसे और भी कई रिस्की इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन है जहां पर आप पैसा निवेश कर सकते हैं। और ज्यादा रिस्क का मतलब है ज्यादा रिटर्न आने की संभावना। तो रिस्क और रिटर्न के साथ एक अच्छी रिलेशन है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में पैसा निवेश करते हैं जहां पर रिस्क कम है, तो वहां पर आपको रिटर्न भी कम मिलेगी। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर ऐसी इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में पैसा निवेश करते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। तो इक्विटी मार्केट एक रिस्की मार्केट है, तो इसीलिए यहां पे ज्यादा रिटर्न भी मिलती है। रिस्की का मतलब यह नहीं कि आपका पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा है।
अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास धैर्य है, अगर आप नॉलेजेबल है, अगर आप सिस्टमेटिक प्रोसेस में पैसा निवेश करना जानते हैं, तो ऐसे केसेस में इक्विटी मार्केट आपके लिए बेस्ट है। और जैसे जैसे आप सीख जाएंगे, आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, आप समझ जाएंगे इस तरह की मार्केट अलावा दुनिया में और किसी भी तरह की मार्केट नहीं है जहां पर इतना बढ़िया आपको रिटर्न दे सकती है। तो यहां पर मैं रिस्क के बारे में बात कर रहा हूं। आपके मन में सवाल हो सकता है, तो एक क्लाइंट रिस्क क्यों लेती है? देखिए, एक क्लाइंट रिस्क लेने के लिए बहुत सारे कारण होती है, तो वो सारे कारण मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। कोई कोई क्लाइंट जो होती है वो अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी थोड़ी बहुत रिस्क उठा लेते हैं। कोई कोई अपना सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत रिस्क उठा लेते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे की तुलना में थोड़ी ज्यादा उसको रिटर्न मिले। कभी कभी कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन रिटर्न नहीं मिलती, वो वेट करते हैं कि सेटिस्फाइड रिटर्न मिले, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। कुछ लोग तो इमोशनल अटैच भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क ले लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपना जो पर्सनल कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं। कभी कभी तो पूर्ली डेवलप एंड अनरियलिस्टिक टर्म्स कंडीशन की वजह से भी एक कस्टमर रिस्क ले लेते हैं। कस्टमर के भी अपना एटीट्यूड होता है, उसके वजह से भी रिस्क ले लेते हैं। कुछ लोग तो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी बढ़िया चांसेस मिल रही है, इसलिए वो फाइनेंशियल रिस्क उठा लेते हैं। तो इसी तरह एक क्लाइंट कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए वो रिस्क उठा ही लेते हैं। लेकिन मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, रिस्क उतना लीजिए जितना नुकसान आप सह सकें। तो आशा करता हूं एक क्लाइंट का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको जानकारी मिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो है कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स ऐसी एक डॉक्यूमेंट्स है जहां पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसके रिलेटेड जो रिस्क है उसको कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक ब्रोकर का राइट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, एक कस्टमर का राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, ये सब जानकारी लेकर एक क्लाइंट साइन कर। तो जब कोई कस्टमर यानी क्लाइंट वो ब्रोकर के पास आता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, तो इस तरह का जब क्लाइंट के ऑनबोर्डिंग होती है तो उस समय कस्टमर को सारे डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिलेटेड रिस्क के बारे में बताया जाता है। सेबी कहती है अगर डेरिवेटिव में अगर 10 लोग ट्रेड करते हैं उसमें 9 लोग रिस्क में जाते और एक ही लोग प्रॉफिट कमाते। तो इस तरह का कई सारे इंफॉर्मेशन इस रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती, कई सारे टर्म्स कंडीशन रहती है। ब्रोकर अपना क्लाइंट को बताते हैं और क्लाइंट सोचे समझे जानकारी लेकर उसको साइन करते हैं। अब सवाल है कि रिस्क किस तरह की होती है। सबसे पहले रिस्क है मार्केट रिस्क, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मार्केट की खूबसूरती है शेयर की प्राइस कभी ऊपर तरफ जाएगी कभी नीचे तरफ। अगर आप क्लाइंट हो और शेयर खरीदते हैं तो आपका प्लानिंग यही रहती कि शेयर के प्राइस ऊपर तरफ जाए, तभी आप ज्यादा रेट में बेच सकते और उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते। लेकिन अगर शेयर प्राइस नीचे चली गई तो वैसे केसेस में आपकी शेयर की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह से मार्केट में शेयर की प्राइस की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क बनती है, इस तरह के रिस्क को मार्केट रिस्क कहा जाता है। अब मैं आपको लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बताऊंगा। देखिए, लिक्विडिटी रिस्क ऐसी एक रिस्क है जो लिक्विडिटी की वजह से आती है। मान लीजिए आपके पास शेयर्स की पोजीशन है, आप उसको बेचना चाहते हैं लेकिन अब बेच नहीं पा, क्योंकि लिक्विडिटी की इनएबिलिटी की वजह से। आपके पास पोजीशन है, आप उसको रिलीज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में उस तरह की बायर्स की एबिलिटी है नहीं, तो इसकी वजह से आप नहीं बेच पा रहे। या फिर कभी कभी टेक्निकल कारण की वजह से भी आप अपना पोजीशन को क्लोज नहीं कर सकते। ज्यादातर अब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में जब फ्यूचर ऑप्शन की एक्सपायरी बहुत ही नजदीक आ जाती है, ऐसे समय अगर क्लाइंट के पास किसी तरह की होल्डिंग पोजीशन है तो उसको क्लोज करना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरह का रिस्क को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और आखिरी एन इंपॉर्टेंट रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। यह बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका से अगर समझे, जब मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बायर होती है और एक सेलर होती है। बायर और सेलर के बीच में कोई भी अगर एक डिफॉल्ट हो जाता है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इस तरह का रिस्क को काउंटर पार्टी रिस्क कहा जाता है। एक साधारण एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक किसी को मोबाइल बेचा और उसके बदले में उस बायर से मुझे पैसा मिलना था। अब इसके रिगार्डिंग हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अब मैं मोबाइल लेकर रेडी हूं, लेकिन जो बायर्स था उसके पास पैसा नहीं है, अब वो खरीदना नहीं चाहता, मतलब वो डिफॉल्ट हो गए, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगी, कैंसिल हो गई। अब मैं मोबाइल बेच नहीं सकता, किसी एक पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गई, कैंसिल हो गई। तो इस तरह के जो रिस्क है इसको काउंटर पार्टी रिस्क कहा जाता है।
लेकिन अब डरिए मत, अगर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन आप एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, चाहे एनएससी के थ्रू करें या फिर बीएससी के थ्रू करें, इस तरह की काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन की जाती है, प्रॉपर प्रोसेस मेंटेन की जाती है, यहाँ पे क्लियरिंग का प्रोसेस होती है, सेटलमेंट का प्रोसेस होती है। इसीलिए आपका जो ट्रांजैक्शन होती है उसका 100% गारंटी रहती है कि क्लोज होने की। आपको किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स के बारे में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो इसीलिए इस तरह की मार्केट में कुछ अनएथिकल ट्रांजैक्शन होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने द प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी इन शॉर्ट पीएमएलए इसको लॉन्च की। इस तरह का एक्ट लाने का मेन पर्पस जो है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी अनएथिकल ट्रांजैक्शन को उसको प्रिवेंट कर सके और इंडियन इन्वेस्टर को सेव कर सके। तो इस प्रोसीड्यूर में 3 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स है जो कस्टमर का ओवरऑल क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। पहली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक क्लाइंट जब ऑनबोर्डिंग होती है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस समय पॉलिसी रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, उसका एक प्रोसीडियर, यानी कस्टमर से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेना, प्रॉपर जगह पे साइन करवाना, केवाईसी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाना, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह लेना। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक पैरामीटर है वो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना। अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई, इस तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट कर, यानी एसटीआर कर। और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। जितने भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं, सभी अपना कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज प्रोसीडियर पर डेवलप करते हैं ताकि कस्टमर का कैटेगरी पता चले, कौन सी जो कस्टमर है जो अपने एवरेज रिस्क से भी ज्यादा रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जो क्लाइंट काम करते हैं उसका एक स्पेशल कैटेगरीज होती है, सीएससी जिसे कहा जाता है। क्लाइंट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग केवाईसी कहते हैं। चाहे कस्टमर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करे या फिर किसी नॉन इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करे, मतलब कंपनी के नाम पे करे या फिर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अकाउंट ओपन करे, हर केसेस में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इन पर्सन वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, इसको फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू की जाती है। ब्रोकर कस्टमर का केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपना एम्प्लॉय को यानी स्टाफ को क्लाइंट के एड्रेस पे भेजती है। तो स्टाफ कस्टमर का एड्रेस फिजिकली चेक करने के बाद उसको सर्टिफाई करते हैं। इंडिया में ई केवाईसी प्रोसेस भी अवेलेबल है। कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी फेस टू फेस बैठकर अकाउंट ओपन कर सकते। उसके लिए डिजी केवाईसी करने की जरूरत है और इस तरह के डिजिटली साइन आधार कार्ड के माध्यम से होती है। कस्टमर जब अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो कस्टमर को एक यूनिक क्लाइंट कोड दी जाती है जिसको इन शॉर्ट यूसीसी कहते हैं। ये यूनिक क्लाइंट कोड यानी यूसीसी कस्टमर का जो पैन कार्ड नंबर होता है उस पैन कार्ड नंबर के साथ लिंक रहती है। इसी तरह क्लाइंट का एक्सक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन होती है और उसको प्रॉपर सर्विस दी जाती है। किसी भी तरह की अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई तो उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। रिपोर्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इसको बनाई है और इसका मेन काम है कि पॉसिबल जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है उस तरह का एक्टिविटी को डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। अब बात करेंगे एजेंडा का जो आखिरी टॉपिक है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर का अगर किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंस है तो उसका रिड्रेसल करने के लिए यानी सॉल्यूशन पाने के लिए यहां पर 3 लेवल स्टेप्स है। इन्वेस्टर अपना ग्रीवेंस का कंप्लेन कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए लेवल को एक एक करके देखते हैं। लेवल नंबर 1 यानी फर्स्ट लेवल पे रेगुलेटेड एंटिटीज रहती है। कस्टमर चाहे तो डायरेक्टली रेगुलेटेड एंटिटीज को कंप्लेन कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसे केसेस में इन्वेस्टर अपना ब्रोकर को यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जहां पर वो अकाउंट ओपन की है उसको कंप्लेन कर सकता है या फिर लिस्टेड कंपनी के नाम पे भी कंप्लेन कर सकता है। लेवल नंबर 2 पे यानी सेकेंड लेवल पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के पास भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी जैसे कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी या फिर बीएससी, जहां पर उसने शेयर खरीदा है, या फिर डिपॉजिटरी के पास जाकर जैसे कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, इसके पास भी आकर अपना कंप्लेन कर सकते हैं।
लेवल नंबर 3 यानी लास्ट लेवल जो है ये रेगुलेटरी ओम्बड्समैन है, यानी यहाँ पे सेबी के पास आकर कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर एक इन्वेस्टर चाहे तो कंप्लेन रेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चल के हम लोग इन तीनों लेवल के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। हर तरह का लेवल में एक इन्वेस्टर किस तरह कंप्लेन कर किसके पास कंप्लेन कर सकते हैं और सॉल्यूशन पाने का कितने दिन का टाइम फ्रेम होती है, इन सारे चीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1, जहां पर एक इन्वेस्टर रेगुलेटेड एंटिटी के नाम पे कंप्लेन करते हैं। किसी भी इन्वेस्टर को अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो वो चाहे तो स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिसके पास उसने अकाउंट ओपन किया है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते। ये कंप्लेन करने के लिए उस स्टॉक ब्रोकर का जो कंप्लेंस ऑफिसर है या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉक ब्रोकर का जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स होते हैं उस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर फिजिकली उसके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी के नाम पे अगर कंप्लेन करनी है तो वैसे केसेस में कंपनी का जो रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट होती है यानी आरटीए उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कंप्लेंस ऑफिसर को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिविडेंड नहीं मिली या फिर जो शेयर्स आपने बाई किए हैं उसका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुई, आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स नहीं आई, तो ऐसे केसेस में आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। कंप्लेन करने का कई सारे प्रोसेस है, जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में बात किया तो उसको ईमेल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या फिर जिस एंटिटी को कंप्लेन करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट विजिट करके ग्रीवेंस सेक्शन में जाकर आप अपना ग्रीवेंस यानी खेद बता सकते हैं। अब सवाल है एक रेगुलेटेड एंटिटी के पास कितने समय होता है। याद रखिए कोई भी इन्वेस्टर अगर रेगुलेटेड एंटिटी के नाम पे अगर कंप्लेन करते हैं तो उस रेगुलेटेड एंटिटी का जिम्मेदारी है कि 30 कैलेंडर डेज के अंदर इन्वेस्टर का कंप्लेन का स्टेटस को अपडेट करे और उसको रिजॉल्व भी करे। अब मैं आपको बताऊंगा लेवल 2 के बारे में, यानी एक इन्वेस्टर अगर अपना कंप्लेन को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी को एस्केलेट करना है तो वो कैसे करे। देखिए थोड़ी देर पहले ही जैसे कि मैंने सिखाया कि जब आप रेगुलेटेड एंटिटी को कंप्लेन करते हैं, चाहे हो अपना ब्रोकर हो या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो, अगर वहीं से आपको 30 दिन के अंदर सेटिस्फाइड कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वैसे केसेस में उस कंप्लेन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कंप्लेन आपके ब्रोकर के अगेंस्ट में है यानी ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट में है तो वैसे केसेस में आप अपना कंप्लेन को स्टॉक एक्सचेंज को एस्केलेट कर सकते हैं। उसी स्टॉक एक्सचेंज को एस्केलेट कीजिए जो रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंज चाहे एनएससी हो या फिर बीएससी हो। और अगर अपना कंप्लेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट में है तो वैसे केसेस में आप रेलिवेंट डिपॉजिटरी को एस्केलेट कीजिए, वो आपका एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल हो सकता है। अब सवाल है कि एस्केलेट कैसे करें। इसका आसान प्रोसेस है, स्कोर प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। ये सेबी का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के बाद वहां पर एस्केलेट बोल के एक ऑप्शन होती है, तो अपना कंप्लेंट को एस्केलेट करने के लिए एस्केलेट ऑप्शन में जाकर आप अपना कंप्लेंट को रिलेवेंट एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी उसको आप एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए आपको 30 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन रेगुलेटेड एंटिटी के पास होती है। आप जिस दिन कंप्लेन करते हैं उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अगर आपको अपना कंप्लेंट का प्रॉपर अपडेट्स नहीं मिली, प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिली या फिर सेटिस्फाइड रेजोल्यूशन नहीं मिली तो वैसे केसेस में 30 दिन के बाद आप अपना कंप्लेंट को एस्केलेट कर सकते हैं। इवन आप चाहे तो एक फ्रेश कंप्लेंट डायरेक्टली एक्सचेंज और डिपॉजिटरी की इन्वेस्टर ग्रीवेंट पोर्टल में जाकर डायरेक्टली कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब ये कंप्लेन करने के बाद होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर एक्सचेंज के पास कंप्लेन गई, ब्रोकर के साथ कम्युनिकेट करती है, या फिर डिपॉजिटरी के पास कोई कंप्लेन गई तो उसका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उसके कम्युनिकेट करती है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की फॉल्ट पाया जाता, गलतियां मिलती है, तो वैसे केसेस में ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को फाइन भी लगा सकती, उसका ट्रेडिंग परमिशन को सस्पेंड भी कर सकती है, इवन उसका मेंबरशिप को भी कैंसिल भी कर सकती है। अब मैं आपको लेवल 3 के बारे में बताऊंगा, जहां पर इन्वेस्टर अपना कंप्लेन को सेबी को एस्केलेट करते हैं। लेकिन सवाल है सेबी को क्यों एस्केलेट करेगा। अगर इन्वेस्टर को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी से किसी भी तरह की सेटिस्फाइड रेजोल्यूशन नहीं मिलती तो वैसे केसेस में अपना कंप्लेंट को आगे बढ़ाने के लिए सेबी को अप्रोच कर सकते हैं। तो सेबी को अप्रोच कैसे करें, उसके लिए सेबी ने एक स्कोर नाम का पोर्टल बनाई है। स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। तो स्कोर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है
ये सेंट्रलाइज ऑनलाइन वेबसाइट बेस्ड सिस्टम है जहां पर एक इन्वेस्टर अपना कॉम्प्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके माध्यम से उसको रेजुलेशन मिल सकती है। तो ये एंटायर प्रोसेस का एक बैकबोन है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्कोर कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर को अगर कोई कंप्लेन करना है तो सबसे पहले सेबी का जो स्कोर की वेबसाइट है वहां पर इन्वेस्टर को रजिस्टर करना पड़ता है। तो वेबसाइट का लिंक है score.gov.in। इस वेबसाइट में जाना है और इन्वेस्टर को रजिस्टर करना है। उसके बाद कंप्लेन ऑप्शन में जाकर वो अपना कंप्लेन फाइल करेगा। जैसे ही कंप्लेन सबमिट हो जाता है उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से वो अपना कंप्लेन का स्टेटस को ट्रैक कर सकता है। तो जैसे ही कंप्लेन सबमिट होती है ये ऑटोमेटिकली जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुई है वहां पर रूट हो जाती है, चाहे वो ब्रोकर हो, डीपी हो या फिर लिस्टेड कंपनी हो। जो भी रेगुलेटेड एंटिटी के नाम पे कंप्लेन है उसके पास ऑटोमेटिकली रूट हो जाती है। अब इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना है, उसको 30 डेज तक वेट करना है, इंतजार करना है ताकि उसका अपना कंप्लेन का प्रॉपर अपडेट मिले। अगर उसको प्रॉपर सेटिस्फाइड रेजुलेशन मिल गई तो कोई बात नहीं है, इसी तरह अपना कंप्लेन को क्लोज कर सकते हैं। अगर उसका कंप्लेन का कोई प्रॉपर रेजुलेशन नहीं मिली, उसका सॉल्यूशन नहीं मिली, तो वैसे केसेस में सेम टिकट को एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को एस्केलेट कर सकते हैं। तो एक्सचेंज और डिपॉजिटरी उस ब्रोकर, डीपी सभी के अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लेती है अगर किसी भी तरह की मिस्टेक पाया जाता है। तो अगर इन्वेस्टर को एक्सचेंज और डिपॉजिटरी से भी प्रॉपर रेजुलेशन नहीं मिलती तो ऐसे केसेस में वो इन्वेस्टर सेम टिकट को सेबी को भी एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये आसान प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी है। अगर इन्वेस्टर चाहे तो सेबी का जो फिजिकल ऑफिस है वहां पर जाके रिटन कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्कोर का जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया, स्कोर का एक एप्लीकेशन भी मिलती है। इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप अपना कंप्लेंट का फाइलिंग और ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसीलिए इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैंने आपको अगर इन्वेस्टर का किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंस है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसका रेजुलेशन का प्रोसेस मैंने बताया 3 स्टेप में, यानी 3 लेवल के स्टेप में। अगर इन्वेस्टर का किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है तो सबसे पहले रजिस्टर्ड एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं, चाहे वो उसका ब्रोकर हो सकता है या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकता है। 30 दिन के अंदर अगर प्रॉपर रेजुलेशन नहीं मिली तो उस कंप्लेन को एस्केलेट कर सकते हैं रिलेटेड एक्सचेंज के पास या फिर डिपॉजिटरी के पास। ये सेकंड लेवल है। अगर उस इन्वेस्टर को रिलेटेड एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी से प्रॉपर रेजुलेशन नहीं मिलती तो वैसे केसेस में उसी सेम कंप्लेन को इन्वेस्टर सेबी तक एस्केलेट कर सकता है। इसी प्रकार से 3 लेवल पे कस्टमर का जो कंप्लेन है उसका प्रॉपर रेजुलेशन की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, तो यहाँ पर जो 3 लेवल का ग्रीवेंस चैनल्स मैंने बताया उसके थ्रू इन्वेस्टर को प्रॉपर रेजुलेशन नहीं मिल, इन्वेस्टर खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, तो इस तरह की कई सारे मॉनेटरी डिस्प्यूट हो सकती है ब्रोकर के साथ जिसका प्रॉपर रेजुलेशन कस्टमर को नहीं मिली है। मॉनेटरी डिस्प्यूट जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टर के अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रेड हो गया या फिर इन्वेस्टर का अकाउंट से रॉन्गली कुछ फंड्स डेबिट हो गई है, तो वैसे केसेस में इन्वेस्टर तो बिल्कुल खुश नहीं होगा, परेशान रहेगा। अब एक्सचेंज से भी, डिपॉजिटरी से भी, कहीं से भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिली, सेबी से भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिली, अब कहां इन्वेस्टर जाएगा? क्या जाने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। तो उसके लिए ऑप्शन है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक लीगल, बहुत ही फास्टर और बहुत ही सस्ती एक ऑल्टरनेटिव बेहतरीन सिविल कोर्ट प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है जिसके माध्यम से इन्वेस्टर के साथ ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर, क्लियरिंग मेंबर या फिर लिस्टेड जो कंपनी जिसकी शेयर्स खरीदी हुई है, सभी के साथ किसी भी तरह की अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसकी प्रॉपर सेटलमेंट की जाती है। अब आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है। जो इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है वो कंप्लेन करना चाहता है तो आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन भर सकता है, उसी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा जहां पर ब्रोकर मेंबर के रूप में काम करती है। तो वैसे केसेस में आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक आर्बिट्रेटर या फिर एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट की जाती है। अब ये आर्बिट्रेटर्स दोनों पार्टी से बात सुनती है और इसको टोटली लीगल प्रोसेस में सिविल कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन देती है। और जैसे कि मैंने बोला ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है और एब्सोल्यूट लीगल प्रोसेस। तो एक अनहैप्पी इन्वेस्टर आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और अपने दोस्त को भी शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।